सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोल अलजबरा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बेसिकली देयर वाज अ पर्सन नेम्ड एज जॉर्ज बोल। और इन्होंने एक बेसिकली बुक लिखी थी गालिबन 18th सेंचुरी में, 1847 में, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजबर इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम रखा गया फिर बोल अलजबरा। और ये अलजबरा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो आज आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने डेवलप किया, आपके कंप्यूटर्स वगैरह जो हैं ये इसी की बेस पे बने। और डेफिनेटली उस टाइम पे तो जॉर्ज बोल को पता भी नहीं था कि जो वो अलजबरा डेवलप कर रहे हैं वो, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो हमारे पास गोल्डन एरा है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड फिर कंप्यूटर्स जो है थे वो अपनी मॉडर्न जो है शक्ल के अंदर आए। लेकिन उस टाइम पे जॉर्ज बोल को खुद भी नहीं पता था कि जो वो मैथमेटिक्स डेवलप कर रहे हैं, बोल अलजबरा वो जो बना रहे हैं, वो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बोल अलजबरा आप लोगों ने सेट थ्योरी के अंदर भी देखा होगा, जो आप यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े। समटाइम्स यूनियन और इंटरसेक्शन को हम लोग यूनियन को जो है वी से और इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह शो करते हैं। ये वही है कि ये बेसिकली जो यूनियन है ये और ऑपरेशन होता है, इंटरसेक्शन जो है ये एंड ऑपरेशन होता है। तो जो अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन वगैरह में सेट थ्योरी पढ़ी थी, ये बेसिकली बूलियन अलजबरा की ही एक शक्ल थी। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, बूलियन अलजबरा यूज़ कहाँ होता है और वेरी फर्स्ट प्लेस पे ये बूलियन अलजबरा है क्या चीज़, यह आपने बात ज़रा ध्यान से थोड़ी सी समझनी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सपोज करें, चलें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ, सपोज करें कि दैट इज़ वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक आप जौन सा मर्जी लेटर चूज़ करें, चाहे अपर केस चूज़ करें चाहे लोअर केस चूज़ करें, लोअर केस चूज़ करें, आई एम सॉरी। सपोज करें कि आपने वेरिएबल ए चूज़ किया और मैं आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछता हूँ कि मुझे बता सकता है कि इस वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वेरिएबल ए की वैल्यू क्या होगी? दैट इज़ अ वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन। उसके रीज़न ये है कि वेरिएबल को वेरिएबल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू वेरिएट करती है। वेरिएबल ऐसा एक ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू वेरिएट करेगी या तब्दील होगी, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल इसलिए अजीब है क्योंकि ये है वेरिएबल, और यही वेरिएबल का मतलब भी होता है, क्योंकि आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में मैथमेटिकली बात कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज करें कि अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं तो आप कह सकते हैं कि दैट वुड बी 8 फॉर एग्जांपल। आप कह सकते थे कि ये 18 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है, 18.001 भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, ए की वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एच या ए बी सी डी। डाटा टाइप्स आपने पढ़ी भी होंगी, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। तो डाटा टाइप्स के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो वो जो भी डाटा टाइप्स आपने पढ़ी थी उसके लिए जो आप वैल्यू स्टोर कराने के लिए जिस एंटिटी का इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग वेरिएबल बोलते थे। ठीक है, सो बात जहाँ से शुरू होती है कि पहली बात कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल सपोज किया जाए, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सवाल बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि वेरिएबल को वेरिएबल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू वेरिएट करती है, तब्दील होती है, जैसे कि रूम का टेम्परेचर है। इसके अलावा और बहुत सारी एंटिटीज हैं रियल लाइफ में जो कि वेरिएबल होती हैं। ठीक है जी, जैसे कि अब मैं आपसे पूछूं कि रूम का टेम्परेचर कितना है, तो ये रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हर 5-6 सेकंड्स के बाद चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट भी रह सकता है लेकिन तब्दील भी हो सकता है, इसलिए वो वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, जो अब नॉर्मल अलजबरा आप लोगों ने पढ़ा अपने लोअर ग्रेड्स में, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सपोज करें कि आप कोई की क्वेश्चन यहाँ लिखी जाए, मैं आपसे कहूँ जी 2x² फॉर एग्जांपल प्लस 4x प्लस फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 0, और मैं कहूँ कि जी आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करें अगर आपको याद हो। सो सपोज करें, मुझे नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। हालांकि मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बात जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बता रहा हूँ। तो ये जो आप x की वैल्यूज निकालते थे, ये बेसिकली इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता था। असल में अलजबरा जो वर्ड है दैट इज बेसिकली अप टू माय नॉलेज इज अ पर्शियन वर्ड। ये निकला है वर्ड जबर से। ठीक है, और जबर हम लोग उसको क्यों कहते थे, क्योंकि जो वेरिएबल होते थे इनकी वैल्यू आप जो सोल्यूशन निकालते थे इसका एक फिक्स सोल्यूशन निकलता था। हर दफा ऐसा नहीं होता लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जबर मतलब फिक्स कर देना, यहीं से वर्ड निकला था अलजबरा। समझने की बात यह कि जो अलजबरा आपने पढ़ा
उस अलजबरा में सोल्यूशन कोई भी निकल सकता था, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, एक्स की कोई भी वैल्यू निकल सकती थी, कोई भी आउटपुट वैल्यू भी हो सकती थी, कोई इनपुट वैल्यू भी हो सकती थी। इसलिए वो अलजबरा बूलियन अलजबरा से ज़रा मुख्तलिफ है। जबकि जो बूलियन अलजबरा है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो वेरिएबल है, चाहे वो इनपुट वेरिएबल हो चाहे वो आउटपुट वेरिएबल हो, इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कि इनपुट वेरिएबल क्या होते हैं और आउटपुट वेरिएबल क्या होते हैं। इनपुट वेरिएबल हो या आउटपुट वेरिएबल हो या कोई भी वेरिएबल हो, याद रखिएगा कि बूलियन अलजबरा एक ऐसा स्पेशल अलजबरा है जिसमें इस्तेमाल होने वाली वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सिर्फ दो हो सकती हैं। देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल, आइदर इट कैन बी 1 और आइदर इट कैन बी 0 एंड दैट्स इट। इसलिए बूलियन अलजबरा बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं इस बात को ज़रा क्लियर करता हूँ। ऐसा अलजबरा जिसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या वो 1 हो सकती है या वो 0 हो सकती है। कुछ लोग इसको ट्रू और फॉल्स भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको यस और नो भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई सी भी दो पॉसिबल वैल्यूज हो, बस उन दो वैल्यूज के अलावा उसकी कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम लोग क्योंकि 1 और 0 पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको 1 और 0 ही लिखेंगे। आप ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको सिर्फ 1 और 0 कह रहा हूं। तो ऐसा अलजबरा जिसमें इस्तेमाल होने वाली वेरिएबल की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं। देखें, वैसे तो वेरिएबल की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर वो बूलियन अलजबरा नहीं रहेगा, वो फिर नॉर्मल अलजबरा होगा। लेकिन बूलियन अलजबरा एक ऐसा अलजबरा जिसमें जो वेरिएबल आप लिखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी मैं यहां वेरिएबल लिख रहा हूं और वो है फॉर एग्जांपल z, और ये वेरिएबल अब जो इस्तेमाल हमने करना है वो बूलियन अलजबरा में करना है, तो बताएं आप z की वैल्यू क्या रखेंगे। तो अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या आप मुझे कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 रखें, या आप मुझे कहेंगे कि इसकी वैल्यू आप 0 रखें। तब आप किसकी बात कर रहे होंगे? तब आप बात करेंगे बूलियन अलजबरा की। और ऐसे वेरिएबल जिनकी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हों, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं बूलियन वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बूलियन वेरिएबल। तो जब मैं आपसे कहूं कि जी जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं डी, मैं कहूंगा जी डी वेरिएबल बूलियन वेरिएबल है, तो अब आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये वेरिएबल की सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है जी। तो बूलियन वेरिएबल का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बूलियन अलजबरा में। यह बात अब आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। सो मैं इसको रिवाइज करता हूं। बूलियन अलजबरा, याद रखें, बूलियन अलजबरा और बूलियन वेरिएबल ये दोनों क्लोजली रिलेटेड चीज हैं। ऐसा वेरिएबल, मेरे साथ रिवाइज करें, ऐसा वेरिएबल जिसकी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हो, इधर 1 और इधर 0, ट्रू फॉल्स भी हो सकती हैं, यस नो भी हो सकती हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम नॉर्मली उसको 1 और 0 ही कर सकते हैं। असल में लॉजिक जो है वो ट्रू और फॉल्स ही होती है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ टू वैल्यू कहूं तो अब तो कोई सी भी टू वैल्यूज कह सकते हैं। टू वैल्यू लॉजिक का मतलब होता है कि ऑपोजिट वैल्यूज, मतलब यस और यस का ऑपोजिट फिर नो। तो असल में ये टू वैल्यू लॉजिक होती है। मैंने आपको बाइनरी लॉजिक में ये बात समझाई भी थी। तो मेरा ख्याल से कि ये बात मैं आपको ऐसे क्लियर कर देता हूं कि ऐसा वेरिएबल जिसकी बाइनरी वैल्यूज हो, या बाइनरी वैल्यू दो ही होती हैं, या 0 हो या 1 हो, तो ऐसा वेरिएबल जिसकी बाइनरी वैल्यूज हो, ये बात शायद आपको ज़्यादा समझ आ गई हो। सो ऐसा वेरिएबल जिसकी बाइनरी वैल्यूज हो, डेफिनेटली वो 0 होगी या 1 होगी, ऐसा वेरिएबल कहलाता है बूलियन वेरिएबल। और ये बूलियन वेरिएबल जो इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो मैथमेटिक्स हम लोग बनाते हैं, उस मैथमेटिक्स का हमने नाम क्या रख दिया? बूलियन अलजबरा। ठीक है जी। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई। सो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि जी z, और मैं कहूंगा कि z जो है ये एक बूलियन वेरिएबल है, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये बूलियन वेरिएबल है, तो इसमें बाइनरी लॉजिक का इस्तेमाल होगा। जब बाइनरी वैल्यूज होंगी वो दो ही होती हैं, या 0 होती है या 1 होती है, ट्रू फॉल्स भी होती है, यस नो भी होती है, लेकिन हम 0 1 की बात करेंगे क्योंकि हमने मैथमेटिकली काम करना है, तो हमें वैल्यूज चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि 0 है या 1 है, तो अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, या आप बाइनरी 1 कहेंगे या आप कहेंगे कि z की वैल्यू बाइनरी 0 है। तो ये z वेरिएबल अब क्या हो गया? ये होगा बूलियन वेरिएबल। और जब ये किसी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे कि ये कौन सा अलजबरा है? ये है बूलियन अलजबरा। ये बातें जो मैंने आपको सारी बताई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो आप नॉर्मल अलजबरा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। बेसिकली हम लोग इसको पावर कहते हैं। इसकी पावर 2 है, बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ये बेसिकली नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो हैं, सारे ऑपरेटर्स मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि साइन ऑपरेटर्स तो नहीं कहना चाहिए, फंक्शंस कहना चाहिए, साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। लेकिन जो बुलियन अलजेब्रा में हम लोग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जिसके बारे में आप लोग बड़ा क्लियरली समझ के आ चुके हैं। एंड ऑपरेटर ये डॉट से शो होता है, दैट इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेटर प्लस से शो होता है, दैट इज लॉजिकल एडिशन, और नॉट ऑपरेटर नेगेशन होती है, अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, जिसके लिए हम लोगों ने ऐसा बार का इस्तेमाल किया था। याद रखिएगा कि कभी भी आपने इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कहना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन कौन सी होती है, ये वाली, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ये वाली। तो ये अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन है जो कि क्रॉस से शो की जाती है, हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको स्टैटिक से भी शो करते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो सिर्फ बाइनरी में होती है, सिर्फ 1 और 0 के बीच में होगी, ठीक है जी, बेशक 2 1s हो या 2 0s, हम वो नहीं कह रहे। इसी तरह से और भी, और इसी तरह से नॉट भी। अब यहां पे बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। बुलियन अलजेब्रा ऐसा अलजेब्रा जिसमें इस्तेमाल होने वाली जो वेरिएबल्स हैं, जो इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज बाइनरी वैल्यूज होंगी, आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 0। ऐसे वेरिएबल कहलाएगा, मेरे साथ रिवाइज करें, ऐसे वेरिएबल कहलाएगा बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस में इस्तेमाल करेंगे, बुलियन अलजेब्रा में। बुलियन अलजेब्रा जिन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं होते, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या साइन को साइन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या स्क्वायर रूट वगैरह, ये नहीं होंगे। बुलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर जो डॉट से शो किया जाता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेटर जो कि प्लस से शो किया जाता है, ये इसको बल्कि प्लस कहना भी बेहतर नहीं है, इसको हम लोग और ही बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। और नॉट ऑपरेटर जो कि नेगेशन होती है, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, एंड दैट्स इट। ये थी हमारे पास बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन। बाकी उसके अलावा बुलियन अलजेब्रा हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जब आपको फ्यूचर में समझ आएगी। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। ये बात आपको फ्यूचर में समझ आएगी कि हम लोग इसको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आपको इसको, और याद रखिएगा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग मैथमेटिक्स के तौर पर पढ़ के छोड़ देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली इसका यूज़ बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली जहाँ पे सिमुलेशंस के थ्रू भी इवन मैं आपको अलजबरा इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस अलजबरा ने कैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो है डेवलपमेंट में हमारी हेल्प की। तो आपने काइंडली इसको मैथमेटिक्स समझ के इसको छोड़ नहीं देना, या इसको सॉल्व करके आपने समझना कि जिस तरह मैथमेटिक्स के तो हम सॉल्व करके छोड़ देंगे। ये प्रैक्टिकली आपके लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में या डिज़ाइन के प्रोसेस में, जो हमारे कोर्स का टाइटल भी है, उसके अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बुलियन अलजेब्रा असल में इस्तेमाल होता है एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये बात मैं आपको आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा। जो आज के लेक्चर में मैं चीज़ आपको बता रहा हूं वो है रूल्स, ठीक है जी। कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। ये जब रूल्स और लॉज आप समझेंगे तब आपको बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करना आएगा। मैं ये इस बात को जरा थोड़ा सा आपके लिए एक लाइन बना के आपको क्लियर करता हूं। बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स है, ऐसी स्पेशल मैथमेटिक्स जिसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ 1 और 0 है, जिसको हम लोग बुलियन वेरिएबल्स बोलते हैं। ऐसी स्पेशल मैथमेटिक्स जिसके अंदर सिर्फ 3 ऑपरेटर्स होंगे, एंड और नॉट ऑपरेशंस। ये स्पेशल मैथमेटिक्स इस्तेमाल किस लिए होती है, ये इस्तेमाल होती है एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको भी समझ नहीं आएगी, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आपको तब समझ आएगी। लेकिन इस मैथमेटिक्स को समझने के लिए कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। और ये बहुत ही सिंपल लॉज हैं, बहुत ही सिंपल लॉज हैं। सिर्फ आपको एंड और नॉट याद होना चाहिए। अगर आपको, मैं बल्कि चाहूंगा कि आप इस स्टेज पे लेक्चर को पॉज करें, आप पीछे जाएं, एंड और नॉट को दोबारा रिवाइज करें और फिर आप दोबारा यहां पे वापस आए, तब आपको ये लॉज एंड रूल्स क्लियरली समझ आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये रूल्स पढ़ेंगे, और अगर आप ये रूल समझ लेंगे तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इस मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे जाकर इसको डिजाइनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। ये वो 12 लॉज हैं जिसको हम लोग समटाइम्स रूल्स भी कहते हैं, ये लॉज हैं। और ये जो आपके पास 12 लॉज हैं, इसके इर्द गिर्द बुलियन अलजेब्रा घूमता है। सिर्फ ये 12 लॉज आपको समझ आ जाए, सिर्फ ये 12 लॉज, अगर ये 12 लॉज आपको समझ आ गए, जिसमें से 12 लॉज में से भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बात करूं तो ये 9 लॉज जो हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो हमारे पास
ये जो 9 लॉज हैं 1 से लेके 9 तक, सिर्फ ये 9 लॉज भी आपको समझ आ जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैं एक थोड़ी सी बात यहाँ क्लियर कर दूं, ये कहीं पे ना आपको बार नजर आ रहा होगा, जैसे ये बार लगे हुए, परेशान ना होइएगा। ये ए के ऊपर जब बार लगाओ तो इसका मतलब होता है ए का नॉट, और नॉट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो मैं नॉर्मली नॉट ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, मैं जो हूं मैं नॉट के लिए ये नोटेशन इस्तेमाल करता हूं, जो ऊपर ये छोटा सा बार लगाया जाता है। तो ये बेसिकली ए का नॉट या ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। याद करिए हमने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े थे जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 0 और 0 1 हो जाता था। तो कॉम्प्लीमेंट और नॉट का मतलब एक है। तो चाहे ऊपर बार लगो, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, इस बार का मतलब होता है नॉट। मैं आपको आज के लेक्चर में ये 9 लॉज बताऊंगा, 10 11 12 आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए जाएंगे। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा डेफिनेटली कि ये कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। लेकिन ये 9 लॉज आपने बहुत ध्यान से समझने, और आप यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये 9 लॉज समझना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन सिर्फ लॉ समझने से बात नहीं बनती है, इन लॉज को इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। सो आज के लेक्चर में जिस सिर्फ लॉज, मैं चाहता तो अलजबरा भी सॉल्व करवाता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा एक आधा लेक्चर पीछे हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर, हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। लेकिन लॉज समझना, लॉज बेस हैं, जो समझेंगे तो आपको बाकी की कहानी समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं प्रोसेस ये होगा कि मैं आपको एक एक लॉ बताता जाऊंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो लॉ इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पहले तो हम इस लॉ को प्रूव करेंगे। नंबर 1, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इसका प्रूफ क्या है। हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आते हैं हम जी लॉ नंबर 1 पे। अच्छा, कोई भी लॉ जो हम बूलियन अलजेब्रा में प्रूफ करते हैं उसके लिए हम लोग कोई बूलियन वेरिएबल कंसिडर करते हैं। यहां मैंने ए लिखा हुआ है, तो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ ए इसका इस्तेमाल करेंगे, आप बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक कोई भी वेरिएबल आप लिखें, वो आपकी मर्जी है। सो पहला लॉ हमें कहता है कि ए और 0 इज इक्वल टू ए। प्लीज रिमेंबर कि आपने इसको प्लस नहीं बोलना, ये प्लस नहीं है, ये और ऑपरेटर है। अच्छा, अब अगर आप रिकॉल करें, मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि आप प्लीज लेक्चर नंबर 6 दोबारा पढ़ें ताकि आपको एंड और नॉट लॉजिक की समझ आए। अच्छा, इसको समझने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका समझा देता हूं। पहला तरीका तो बड़ा सिंपल सा है। देखें, ए क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है। ए क्या है, ए एक बूलियन वेरिएबल है। तो ए की 2 ही वैल्यूज होंगी, या ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, या ए की वैल्यू 1 होगी। सो हम इस लॉ को एक तरीके से तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि सपोज करें कि मैं पहले सपोज करता हूं कि ए की वैल्यू क्या है, मैं पहले सपोज करता हूं कि ए की वैल्यू 1 है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं ए की वैल्यू 1 को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, इस वाले इक्वेशन के अंदर, इस बूलियन एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल बूलियन वेरिएबल है और इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन। अगर ए की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की जाए तो ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको जरा क्लियर करता हूं, ए और 0। अगर हम लोग ए की जगह सब्स्टिट्यूट करें 1, तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 और 0। ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं कि 1 और 0 का जवाब क्या होगा? 1 और 0 का जवाब होगा 1। डेफिनेटली आपको ये याद होना चाहिए कि और ऑपरेशन के अंदर एक भी 1 हो तो आउटपुट, अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है, क्योंकि 1 और 0 इज 1। अब ये बात आपको लेक्चर नंबर 6 से समझ आनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो जवाब भी क्या आया, 1 आया। ठीक है जी। अच्छा, ये बात अभी आपको मजीद क्लियर होगी। सपोज करें a की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अब हम लोग इस बार 0 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग a की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो अब a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, 0। तो 0 और 0 क्या होगा, वो होगा 0। अब जरा ये बात समझिएगा, जब मैंने a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो जवाब क्या आया, 1। अगर मैंने a की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो जवाब क्या आया, 0। इसका मतलब यह हुआ कि अगर a की वैल्यू 0 है तो जवाब आएगा 0, अगर a की वैल्यू 1 है तो जवाब आएगा 1। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि अगर a और 0 हो तो जवाब क्या आएगा, a। अगर 1 लिखेंगे तो जवाब आएगा 1, 0 लिखेंगे तो जवाब आएगा 0। मतलब जो यहां हम लिख रहे हैं वही जवाब में आ रहा है, जो हम यहां लिखेंगे वही जवाब में आ रहा है। अच्छा, एक तो ये इसका तरीका होगा, ये शायद आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। ठीक है, क्या आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लें। अच्छा, दूसरा तरीका इसको समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखें, अगर तो मैं यहां पे आई एम सॉरी, मैंने यहां पे 1 मैं नहीं लिखना चाह रहा था। जो भी चीज 0 के अंदर और होगी तो वो डेफिनेटली, देखें
अगर मैं लिखूं 2 और 0, वैसे तो ये लिखना गलत है क्योंकि बुलियन अलजबरा में तो 2 होता है, 2 + 0 क्या होगा 2, 3 + 0 क्या होगा 3। अव्वल तो प्लस कहना भी गलत है क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन में फर्क है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सिंपल इज दैट कि ए और 0 का जवाब ए इसलिए होगा क्योंकि ये एंटिटी हमारे पास 0 है, इसका तो यहां पे रोल ही नहीं है। अगर ये 1 होगी तो यहां पे 1 आ जाएगा, ये 0 होगी तो यहां पे जवाब 0 आ जाएगा। होपफुली आपको ये वाला लॉ समझ आ गया होगा। अगला लॉ हमारे पास है a और 1 = 1। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग समटाइम्स इन दो लॉस को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले आप एक काम करें, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो यहाँ पॉज करता हूँ और आप जल्दी से इस लॉ को रिवाइज करें जो लॉ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो दैट इज़ वेरी सिंपल, और मैंने यहाँ पे इसका जो बात मैंने बताई थी वो मैंने आपको लिख के बता भी दी। ये वाला लॉ जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉ आपके मोस्ट ऑफ टाइम्स यही वाला लॉ जो है ये आपके एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है। सपोज करें कि मैंने लिखा हुआ है a और 1, बल्कि इनफैक्ट मैं अपना कैनवस क्लियर करता हूँ ताकि मैं आपको ये लॉ क्लियरली समझा सकूँ। a और 1 = 1। इस लॉ को अगेन प्रूव करने का पहला तरीका तो वही है कि सबसे पहले तो मैं a की वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट a = 0, विच मीन्स के इस एक्सप्रेशन के अंदर a की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट होगी, दैट इज 0 और 1। डेफिनेटली 0 और 1 = 1, ये आपको और ऑपरेशन से याद होना चाहिए। दूसरी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जा सकती है a = 1, क्योंकि डेफिनेटली बुलियन अलजबरा है, बुलियन वेरिएबल है, ये बात मैं आपको समझा चुका कि a की वैल्यू 0 1 के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकती। 1 और 1 = 1। गुड, यह बात अगेन अब आपको और ऑपरेशन आना चाहिए जिससे आपको याद होगा। आप जाएं दोबारा और ऑपरेशन को समझें तो आपको याद आएगा कि 1 और 1 = 1। यह तो इसका लॉ का सिंपल सा प्रूव है। इस बात को मैं एक तरीके से समझाता हूं तो जैसे स्टूडेंट नॉर्मली इसको इजीली समझ लेते हैं। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 और मैंने यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ लिखूं या ना लिखूं, याद रखिएगा प्लीज कि और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए, और मतलब मैं इस बात को चले ऐसे समझाता हूं कि सपोज करें मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 0 0 0 0। अगर इस पूरे सीक्वेंस में सिर्फ एक 1 आ जाए तो इसका जवाब और ऑपरेशन का क्या होगा 1। 1 और 0 और 0 और 0 और 0 = 1। ये और ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी है कि और ऑपरेशन में एक भी 1 आ जाए, हमें बाकी कोई चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली उसका जवाब क्या होगा 1 होगा। यह लॉ आपको यही बता रहा है। हमें लिखा 1 और a, तो 1 और a, मुझे नहीं ये चीज फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, क्योंकि और ऑपरेशन में एक 1 आ गया, इस और ऑपरेशन में एक 1 आ गया है, तो डेफिनेटली इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब 1 होगा। अगर आप इस बात को ऐसे याद रखेंगे तो ये आपको लॉ को प्रूव करने की हर दफा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को चले मैं आपके लिए एक और तरीके से आसान करता हूं। सपोज करें लिखा हुआ 1 और A एंड B, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि अभी हम तो इस तरफ पहुंचे भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। A की वैल्यू आपको नहीं पता, B की वैल्यू आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस पूरे का जवाब 0 आएगा या 1 आएगा, लेकिन क्योंकि और ऑपरेशन है, क्योंकि क्या है और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के अंदर एक 1 लिखा हुआ है, तो मुझे ये बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। या तो इस पूरे का जवाब 1 होगा तब भी 1 और 1 क्या होगा 1, या इस पूरे का जवाब 0 होगा तब भी 1 और 0 क्या होगा 1। तो सिंपल इज दैट कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो 1 और, तो इसके आगे जो भी लिखा हुआ है, आई डोंट केयर कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब हमेशा 1 होगा, क्योंकि और ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी है, देखे ना 0 और 0 और 0, ये सारे 0 हो, सिर्फ एक 1 हो, तब ये सारा और ऑपरेशन इसको क्या बना देगा 1 बना देगा। दैट इज व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट। तो इस लॉ को आपने सिर्फ इस चीज तक महदूद नहीं रखना, क्योंकि आगे जाके यही हुआ करेगा, लिखा होगा A एंड B कॉम्प्लीमेंट और C फॉर एग्जाम्पल, तो इस पूरे का जवाब जो भी हो, आई डोंट केयर कि इस पूरे का जवाब क्या है, क्योंकि इसके साथ एक और ऑपरेशन के अंदर एक 1 लिखा हुआ है, तो कंफर्म इसका जवाब क्या होगा 1, क्योंकि और ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ही यही है कि और ऑपरेशन में एक भी 1 हो तो आपके पास आउटपुट में जो आंसर है दैट वुड बी 1 एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ये मैंने लॉ यहाँ पे प्रूव किया, दैट इज लॉ नंबर 2। और काइंडली इस लॉ को ध्यान से समझिएगा और मेरी डिस्कशन को एक दफा दोबारा से सुनिएगा। लॉ नंबर 3 इज वेरी सिंपल
ए एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक तो अप्रोच जो मैंने आपको पहले बताई, ए की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो 1 एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो, और अगर हम लोग इसकी वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू जीरो रखें तो जीरो एंड जीरो, तब भी जवाब क्या है जीरो। ये लॉ आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें एंड ऑपरेशन है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है, एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, द जवाब विल बी जीरो, द आंसर विल बी जीरो। सो प्लीज रिमेंबर कि एंड ऑपरेशन है तो ये लॉ बड़ा सिंपल सा है, ए एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। आई डोंट केयर कि यहां पे ए की वैल्यू क्या है। अब ये देखें, ये बात जैसे मैंने आपको और ऑपरेशन में समझाई थी, मैं आपको एंड में भी समझा दूं कि जैसे और ऑपरेशन में एक भी 1 हो तो द आंसर वुड बी 1। सिमिलरली एंड ऑपरेशन में एक भी वैल्यू, इनपुट वैल्यू 0 हो, वो सारी एक्सप्रेशन के जवाब को 0 कर देगी। ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, वैसे तो इसका जवाब 1 बनता है, लेकिन अगर इसमें मैं सिर्फ एक 0 लगा दूं तो मेरे पास जवाब क्या हो जाएगा, 0। या आपको याद होगा कि एंड ऑपरेशन में कार, रोड, फ्यूल, ड्राइवर, इनमें से एक भी मिसिंग हो तो जवाब क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आपको कहीं फ्यूचर में ऐसी चीज नजर आए, ये तो याद रखिएगा ये लॉ सिर्फ समझाने के लिए, आपको आगे जाके ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। सपोज करें कि आपको फ्यूचर में एक एक्सप्रेशन आता है ए डॉट बी प्लस सी, बल्कि ये प्लस तो नहीं तो और है, और सी एंड 0, तो मुझे ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि इसका जवाब क्या है, मुझे ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि एक एंड ऑपरेशन के अंदर एक 0 आ गया है। तो दिस होल मल्टीप्लाई बाय आई मीन लॉजिकल मल्टीप्लाई, दिस होल लॉजिकली मल्टीप्लाइड बाय 0, जो कि एंड ऑपरेशन है, तो हमारे पास आंसर विल बी 0। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। ये इस लॉ का प्रूफ था। उसके बाद लॉ नंबर 4, ए एंड 1 इज इक्वल टू ए। देखें जी, ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। मल्टीप्लाई या लॉजिकल मल्टीप्लाई, याद रखिएगा कि मैं समटाइम्स इसको मल्टीप्लाई बोल देता हूं, तो आपने कभी भी इसको अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन नहीं समझना, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। अगर तो मैं देखें, पहले तो मैं इसको उस प्रोसेस से बता दूं जो हम करते आ रहे हैं, या तो ए की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या 0 एंड 1, मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, या 1 एंड 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब ये है कि अगर 1 के साथ 0 एंड होगा तो जवाब होगा 0, अगर 1 के साथ 1 एंड होगा तो जवाब होगा 1। तो मुझे आप बात बताइएगा, 0 एंड 0 इज 0, 1 एंड 0 इज बल्कि आई एम रियली सॉरी, ये हम लोग 0 के साथ नहीं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हम लोग इसको 1 के साथ एंड कर रहे हैं। 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 1 इज 1। इसका मतलब है जो जहां लिखा हुआ वही जवाब में आ रहा है, 0 था तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। सो ए एंड 1 क्या होगा, ए एंड हमारे पास ए होगा। इस लॉ को मैं जरा जनरल आपके लिए करता हूं, मुझे बताएंगे कि ए डॉट बी एंड 1 क्या होगा। ए डॉट बी एंड 1 होगा हमारे पास ए डॉट बी, क्योंकि एनीथिंग एंड 1 इज ए डॉट बी, या एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड लॉजिकल मल्टीप्लाई। प्लीज ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम अरिथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सो एनीथिंग लॉजिकली मल्टीप्लाइड बाय 1 इज वही जो कि हमारे पास ओरिजिनली लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ सी और डी या सी प्लस डी, आपको आसानी अल्फाज में बताने के लिए, सी प्लस डी एंड 1, इसका जवाब क्या होगा, सी प्लस डी। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। आई थिंक कि आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। लॉ नंबर 5, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टूडेंट समटाइम्स इसको पढ़ते हुए इसको जो है अंडरलुक कर जाते हैं, इसको गौर से देखते नहीं है, और ये लॉ आपके एक्सप्रेशंस को नॉर्मली सिंप्लीफाई करने में इसका बड़ा रोल होता है। जैसे कि ऊपर मैंने 1 + a वाला लॉ बताया था। यह लॉ कहता है कि जब आपके पास एक जैसे 2 वेरिएबल का और ऑपरेशन हो रहा हो, जैसे कि ए और ए, या बी और बी कह दें, या सी और सी कह दें, डी और डी कह दें, इसका जवाब हमारे पास क्या होगा, इसका जवाब हमारे पास होगा ए। पहले तो हम इसको वैसे ही प्रूफ करते जैसे हम करते आ रहे हैं। पहले मुझे बताया, अगर हम लोग ए की वैल्यू 0 रखें तो इस ए की जगह भी 0 आएगा, इस ए की जगह भी 0 आएगा, 0 और 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 करें तो क्योंकि ये ए दोनों जगह लिखा हुआ है, इस ए की जगह भी 1 आएगा, इस ए की जगह भी 1 आएगा, तो 1 और 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं, जब ए की वैल्यू 0 रखी तो जवाब क्या आया, 0। जब ए की वैल्यू 1 रखी तो जवाब क्या आया, 1। तो ये लॉ आपको यही बता रहा है कि ए और ए इज इक्वल टू ए। ठीक है जी,
चाहे इनकी वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, 1 होगी तब भी 1 और 1 1, 0 और 0 0। अब इस लॉ को जरा मैं आपके लिए आसान करता हूँ, तो मैंने आपको प्रूफ किया। देखिए प्रूफ करने से ये नहीं है कि प्रूफ करना अलग चीज है, उसको समझना अलग चीज है प्रैक्टिकली। सपोज करें कहीं पर लिखा हुआ है ए डॉट बी और ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये रिपीट हो रहा है। जब भी कोई चीज रिपीट होके ऐड हो रही हो या और हो रही हो तो उसका जवाब क्या होगा, ए डॉट बी। असल में इस लॉ का मकसद ये है। अब परेशान ना होइएगा, हम जाके इसको ट्रूथ टेबल से प्रूफ भी करेंगे। ये मैं ट्रूथ टेबल से आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये बात मुझे आपको और क्लियर समझ आएगी। सपोज करें कहीं पर लिखा हुआ है सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी और सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी, तो ये दो चीजें एक जैसी लिखी हुई है, दो चीजें एक जैसी लिखी हुई हैं, तो जवाब इसका क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास एक जैसे वेरिएबल या एक जैसे एक्सप्रेशन उनका और ऑपरेशन हो रहा हो तो वो एक दफा ही लिखे जाएंगे। ठीक है जी, ये बात आप अभी तो यहां से समझ लें, फिर हम आगे जाके उसको ट्रुथ टेबल से जब प्रूफ करेंगे तब आपको ये मेरी बात वहां पे मैं आपको ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं भी आ रही। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं आखिरी। सपोज करें कि यहां पे लिखा हुआ है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये एक जैसी दो टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो ये बोलियन के लॉ के अकॉर्डिंग एक दफा लिखी जाएंगी। इसलिए कि अगर हमारे पास 0 0 प्लस 0 अगर 0 है, 1 प्लस 1 अगर 1 है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। लॉ नंबर 6, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बल्कि इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं 1-2 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, आप इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करें और फिर जो हमारे पास रिमेनिंग लॉज रह गए हैं 4 लॉज, वो मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूं। हम काइंडली ज़रा यहाँ वीडियो पॉज करें और ज़रा इसको ज़रा रिवाइज करें आप। ओके जी, अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया तो होपफुली आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द अदर लॉ, दैट इज ए प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 1। मैं इसको समटाइम्स बोलता हूँ ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। पहले तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको याद है तो मुझे क्या बता सकते हैं कि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का नॉट। याद रखिएगा नॉट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक ही है। समटाइम मैं इसको कहीं पे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ, कहीं पे मैं नॉट भी बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। 0 का नॉट क्या होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट या नॉट क्या होगा 0। ठीक है जी, ये लॉ बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि a और a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। असल में a का और ऑपरेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट के साथ, a का और ऑपरेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट के साथ। चलें जी, अब हम इसको जरा पहले तो कन्वेंशनल वे में प्रूफ करते हैं a और a कॉम्प्लीमेंट को। ओके, पहले हम a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि सबसे पहले इस a की जगह क्या आएगा 0, प्लस इस a की जगह भी क्या आएगा 0, लेकिन इसका हमें क्या लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, 0 तो 0 रहेगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो 0 और 1 क्या होगा 1। या और ऑपरेशन से अब आपको याद होना चाहिए। सपोज करें हम a को सपोज कर रहे हैं 1। ठीक है जी, तो अब मुझे बताएं इस a की जगह भी क्या आएगा 1 और दूसरे a की जगह आएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी 0 और 1 और 0 क्या होगा 1। तो ये शायद आपको बात यहीं से समझ आ गई होगी कि सिंपल इज दैट कि जब आप एक चीज में उसी का ऑपोजिट ऐड करेंगे तो इनमें से एक 0 होगी एक 1 होगी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, डेफिनेटली अगर मैं यहां पर लिखूं c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, वैसे जो प्लस नहीं ये और है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं बाज़ दफ़ा इसको फ्लो में प्लस बोल जाता हूं तो आप काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। तो c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक वक्त में एक तो 1 होगा और ऑपरेशन में एक भी 1 हो तो जवाब क्या होगा 1। तो यह लॉ अब आपने याद रखना है। अब आपने अगेन इस लॉ को जनरलाइज फॉर्म में याद रखना है। सपोज करें मैं कहीं पर लिखता हूं सी डॉट डी और सी डॉट डी का कॉम्प्लीमेंट, ये ओरिजिनल है और ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जवाब भी क्या होगा 1 होगा। अगर मैं कहीं पर लिखूं a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी और a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं होल कॉम्प्लीमेंट, जो ब्रैकेट के ऊपर लगा होता है, क्योंकि ये और ये अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट जो ऑपोजिट हो गए, इसलिए इसका जवाब भी क्या होगा
वन होगा। तो ये ना हो कि आप सिर्फ एक वेरिएबल तक इसको महदूद कर लें, ये 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल सबके लिए ये चीज़ वैलिड है। होपफुली आपको ये वाला लॉ भी समझ आ गया होगा, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। लॉ नंबर 7 तो जी बहुत सिंपल सा है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। यह लॉ समझाना इसलिए आसान है, क्या मुझे बता सकते हैं कि 1.1 क्या होगा? 1। अगर ए की वैल्यू 1 रखी जाए, अगर ए की वैल्यू 0 रखी जाए तो 0.0 क्या होगा? 0। सो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास दो वेरिएबल एक जैसे हो रहे हो, ए डॉट ए, तो इसका जवाब क्या होगा? ए। बी डॉट बी का जवाब क्या होगा? बी। अब अगेन आपने इस चीज को जनरलाइज नहीं कर लेना। सपोज करें कहीं पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, क्योंकि अब ये दोनों एक जैसे एंड हो रहे तो इसका जवाब क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। जैसे ए डॉट ए है, बी डॉट बी है, सी डॉट सी है, इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी है। अच्छा, जो लॉ नंबर 7 है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर लेते हैं लॉ नंबर 5 के साथ। तो याद रखिएगा लॉ नंबर 5 और लॉ नंबर 7 एक जैसे ही हैं। ए और ए भी ए ही था, सी और सी भी सी था, ए डॉट बी और ए डॉट बी भी ए डॉट बी था। ठीक है, तो लॉ नंबर 5 और 7 को आपने कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि ये तकरीबन एक जैसे ही है। सो ए डॉट ए भी ए है जैसे कि ए और ए भी ए था। ठीक है जी, ये आई थिंक कि आपको लॉ समझ आ गया है। अब हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं और अब हमारे पास आता है जी लॉ नंबर 8, जो कि बहुत सिंपल है। लॉ नंबर 8 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो कहता है ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो लॉ है ना लॉ नंबर 8, ये और लॉ नंबर 6 में बड़ा माइनर सा फर्क है। लॉ नंबर 6 में ए और ए का नॉट था, जबकि लॉ नंबर 8 के अंदर ए एंड ए का नॉट है। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अगर हम लोग ए की वैल्यू 0 रखें तो अगर हम लोग ए की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास होगा 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट। ये 0 ही रहा, बीच में एंड ऑपरेशन, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, क्योंकि एंड ऑपरेशन में एक 0 आ गया तो जवाब क्या होगा? 0। इसी वजह से इसका जवाब हमारे पास 0 आ रहा है। देखें, अगर ये 0 है तो इसका ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक एंटिटी 0 तो कंफर्म हो गई, और एंड ऑपरेशन में एक भी 0 आ जाए तो जवाब क्या होता है? 0। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई है। सिमिलरली अगर हम ए की वैल्यू 1 रखें तो ये 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट, विच मीन्स के 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यह आपने चीज जनरलाइज नहीं कर लेनी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए डॉट बी एंड ए डॉट बी का नॉट, तो ये और ये ऑपोजिट और बीच में ऑपरेशन कौन सा है? एंड, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? 0। ये बात हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में ट्रुथ टेबल से प्रूफ भी करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ये चीज आप ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर भी सकते हैं। ये ऐसा ना हो कि आप कहीं पे परेशान हो जाएं कि ये चीज़ कैसे हुई। हम आगे ट्रुथ टेबल्स बनाएंगे और उससे हम ये चीज़ प्रूफ भी किया करेंगे। ठीक है जी। सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपने लॉ नंबर 8 को और लॉ नंबर 6 को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ए और ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, जबकि ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। और मैंने आपको बता दी कि जनरलाइज भी नहीं है। आखिरी जो लॉ हमारे पास लिया जाता है वो है डबल कॉम्प्लीमेंट। दैट इज वेरी सिंपल कि अगर किसी चीज़ का डबल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो वापस आ जाती है। इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको हल बता देता हूँ कि आप सपोज करें कि मैंने ए की वैल्यू रखी है 1, ठीक है, तो मुझे बताएंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। फिर अगर मैं ए का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो उसका फिर जवाब क्या आएगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। तो ए का पहली दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0, और 0 का दोबारा का कॉम्प्लीमेंट लिया 1। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का भी डबल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ओरिजिनल जवाब वापिस आ जाता है। सपोज करेंगे अगर ए की वैल्यू 0 थी तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो 1, और फिर दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। तो ओरिजिनल वाला वापस आ गया। तो इसे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग ए का 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओरिजिनल जवाब वापस आ जाएगा। अब ये चीज़ दोबारा से वैलिड है। ए डॉट बी का 1 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट, जवाब क्या होगा? ए डॉट बी। इसका मतलब यह है कि आप 2 दफ़ा नॉट ऑपरेशन लगा रहे हैं। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। एंड दैट्स इट, दैट वाज योर लॉ नंबर 9। ठीक है, जिसका प्रूफ मैंने यहां पे कर दिया है।
प्लीज इन 9 लॉज को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी चीज को मैंने आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मैंने जो लॉ नंबर 10, 11 और 12 है ये मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं। डजंट मीन कि मैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं लेक्चर नंबर जो आपका 9 है वो स्टार्ट करने से पहले मैं इन सारे लॉज के बारे में आपको बताऊंगा और इसको मैं प्रूफ करूंगा। आपने अब इन लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, लॉ नंबर 10 जो है ये किसी एक प्रीवियस लॉ से प्रूव हो जाता है। इसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि अगर आप इसमें से कोई चीज कॉमन निकालें, इसमें से कोई चीज आप कॉमन निकालें तो शायद आपको ये लॉ आप ये प्रूव कर सकें। ये तो मैंने आपको 10 का हिंट दे दिया, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे तो इंशाल्लाह राइट हैंड साइड वाला जवाब आपके पास आ जाएगा और कोई प्रीवियस लॉ भी यूज हो रहा होगा। लेक्चर आई एम सॉरी, लॉ नंबर 11 और 12 ये अब आप लॉ से प्रूव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रुथ टेबल का। तो मुझे पता है कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रुथ टेबल से हम कैसे प्रूव करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा हल है, पहले आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, फिर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और आप देखिए कि क्या इन दोनों ट्रुथ टेबल्स का जवाब सेम है। इसी तरह पहले आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, फिर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और मुझे बताएं कि क्या इसका जवाब सेम है। आप पहली बारी में कंफ्यूज होंगे, आपको शायद समझ भी ना आए, लेकिन ये प्रैक्टिस करवाने का एक मकसद है। इसमें कम से कम आपको 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको ये भी पता चलेगा जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ए और बी डॉट सी, तो आप जब मुझसे सवाल पूछेंगे कि पहले और करना है या एंड करना है, ठीक है, डेफिनेटली सवाल जहाँ बनता है। तो ये मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं बता रहा था कि आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करें कि पहले और करना चाहिए या पहले एंड करना चाहिए। सो लॉ नंबर 11 और 12 में आप ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ नंबर 10 में कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है और कोई प्रीवियस लॉ इस्तेमाल हो रहा है।